चैप्टर 19 भूवैज्ञानिक अध्ययन यथास्थान। अगले दिन मंगलवार 30 जून को सुबह 6 बजे उतराई पुनः शुरू हुई। हम अभी भी लावा की गैलरी का अनुसरण कर रहे थे, जो एक वास्तविक प्राकृतिक सीढ़ी थी और उन झुके हुए तलों की तरह धीरे धीरे ढलान वाली थी जो कुछ पुराने घरों में सीढ़ियों की उड़ानों के बजाय अभी भी पाए जाते हैं। और इस तरह हम 12:17 तक चलते रहे, ठीक उसी क्षण जब हमने हंस को पीछे छोड़ दिया, जो रुक गया था। हम यहाँ हैं, मेरे चाचा ने कहा, चिमनी के बिल्कुल अंत में। मैंने अपने चारों ओर देखा। हम दो सड़कों के चौराहे पर खड़े थे, दोनों ही अंधेरी और संकरी थीं। हमें कौन सी सड़क लेनी चाहिए, यह एक मुश्किल काम था। फिर भी मेरे चाचा ने मेरे या गाइड के सामने किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूर्वी सुरंग की ओर इशारा किया और हम तीनों जल्द ही उसमें प्रवेश कर गए। इसके अलावा इस रास्ते के चुनाव में हमें अंतहीन हिचकिचाहट का सामना करना पड़ता, क्योंकि हमारे चुनाव को दिशा देने वाला कोई संकेत नहीं था, इसलिए हमें संयोग पर भरोसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस गैलरी की ढलान बहुत कम दिखाई देती थी और इसके खंड बहुत असमान थे। कभी कभी हम एक के बाद एक मेहराबों की एक श्रृंखला से गुजरते थे, जैसे कि गॉथिक गिरजाघर के राजसी आर्केड। यहाँ मध्य युग के वास्तुकारों ने पवित्र कला के हर रूप के लिए अध्ययन पाया होगा जो नुकीले मेहराब के विकास से उत्पन्न हुआ था। 1 मील आगे हमें रोमनस्क्यू शैली में कंगनीदार अंडाकार मेहराबों के नीचे अपना सिर झुकाना पड़ा और दीवार से बाहर खड़े विशाल स्तंभ तिजोरी के स्प्रिंग के नीचे झुके हुए थे जो उन पर भारी रूप से टिके हुए थे। अन्य स्थानों पर यह भव्यता कम संरचनाओं के बीच संकीर्ण चैनलों में बदल गई जो बीवर की झोपड़ियों की तरह दिखती थीं, और हमें बेहद संकीर्ण मार्गों से रेंगना पड़ा। गर्मी पूरी तरह से सहनीय थी। अनायास ही मैं इसकी गर्मी के बारे में सोचने लगा जब स्निफेल्स द्वारा फेंका गया लावा उबल रहा था और ये सब शांत सड़क से होकर बह रहा था। मैंने गैलरी में हर कोण पर वापस फेंकी गई आग की धाराओं और इस सीमित चैनल के बीच में अत्यधिक गर्म वाष्पों के संचय की कल्पना की। मैं केवल यही आशा करता हूँ, मैंने सोचा, कि यह तथाकथित विलुप्त ज्वालामुखी अपने बुढ़ापे में फिर से खेल शुरू करने का मन नहीं बनाएगा। मैंने प्रोफेसर लिडेनब्रोक को ये डर बताने से परहेज किया। वे कभी भी उन्हें समझ नहीं पाते। उनके पास बस एक ही विचार था, आगे बढ़ो। वे चले, फिसले, चढ़े, लुढ़के ऐसी दृढ़ता के साथ जिसकी प्रशंसा किए बिना कोई नहीं रह सकता। शाम 6 बजे तक बहुत अधिक थका देने वाली पैदल यात्रा के बाद हम 2 लीग दक्षिण की ओर चले गए थे, लेकिन मुश्किल से 1/4 मील नीचे। मेरे चाचा ने कहा कि अब सोने का समय हो गया है। हमने बिना कुछ बोले खाना खाया और बिना कुछ सोचे समझे सो गए। रात के लिए हमारी व्यवस्था बहुत सरल थी। एक रेलवे गलीचा, जिसमें हम खुद को लपेटते थे, हमारा एकमात्र आवरण था। हमें न तो ठंड का डर था और न ही घुसपैठियों का। मध्य अफ्रीका के जंगलों में और नई दुनिया के पथहीन जंगलों में घुसने वाले यात्रियों को रात में एक दूसरे पर नज़र रखनी पड़ती है, लेकिन हम पूरी तरह से सुरक्षित और पूर्ण एकांत में थे। इन शांत गहराइयों में कोई जंगली जानवर या जंगली जानवर नहीं था। अगली सुबह हम तरोताजा और अच्छे मूड में उठे। सड़क फिर से शुरू हुई। पिछले दिन की तरह हम लावा के रास्ते पर चल पड़े। ये बताना असंभव था कि हम किन चट्टानों से गुजर रहे थे। सुरंग नीचे की ओर जाने के बजाय क्षैतिज दिशा में और अधिक निकट आ रही थी। मुझे थोड़ा ऊपर उठने का भी मन हुआ, लेकिन लगभग 10 बजे यह ऊपर की ओर जाने वाली प्रवृत्ति इतनी स्पष्ट हो गई और इसलिए इतनी थकाऊ हो गई कि मुझे अपनी गति धीमी करनी पड़ी। अच्छा, एक्सल, प्रोफेसर ने अधीरता से पूछा। मैंने जवाब दिया, खैर, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या इतनी आसान जमीन पर 3 घंटे चलने के बाद? यह आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी ये थका देने वाला है। क्या, जब हमारे पास नीचे जाने के अलावा और कुछ नहीं है? अगर आप चाहें तो ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जा रहा हूँ, मेरे चाचा ने कंधे उचकाते हुए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले आधे घंटे से ढलान दूसरी ओर चली गई है और इसी गति से हम जल्द ही आइसलैंड की समतल भूमि पर पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर ने धीरे से,
और बेचैनी से सिर हिलाया, जैसे कोई व्यक्ति आश्वस्त होने से इनकार करता है। मैंने बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया और शुरू होने का संकेत दिया। मैंने देखा कि उनकी चुप्पी कुछ और नहीं बल्कि बदमिजाजी थी। फिर भी मैंने हिम्मत से अपना बोझ फिर से उठाया और तेजी से हंस का पीछा कर रहा था, जिसे मेरे चाचा पहले से जानते थे। मैं पीछे न छूट जाऊं, इसके लिए मैं बहुत चिंतित था। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि मैं अपने साथियों को नज़रअंदाज न करूं। मैं इस विशाल भूमिगत भूल भुलैया में खो जाने के विचार से कांप उठा। इसके अलावा अगर चढ़ाई वाली सड़क और भी खड़ी हो जाती तो मुझे ये सोचकर तसल्ली होती कि यह हमें सतह के करीब ला रही है। इसमें उम्मीद थी। हर कदम ने मुझे इसमें पुष्ट किया और मैं अपने छोटे से ग्रुबेन से फिर से मिलने के विचार से खुश हो रहा था। दोपहर तक गैलरी की इस दीवार के स्वरूप में बदलाव आ गया था। मैंने इसे किनारों से परावर्तित प्रकाश की मात्रा में कमी से देखा। लावा कोटिंग की जगह ठोस चट्टान दिखाई दे रही थी। ये द्रव्यमान झुके हुए और कभी कभी ऊर्ध्वाधर परतों से बना था। हम ट्रांजिशन या सिलुरियन की चट्टानों से गुजर रहे थे। 8 प्रणाली। ये स्पष्ट है, मैंने चिल्लाते हुए कहा, दूसरी अवधि में बने समुद्री जमा, ये शेल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। हम प्राथमिक ग्रेनाइट से दूर जा रहे हैं। हम ऐसे हैं जैसे हम हैम्बर्ग के लोग हैं जो हनोवर के रास्ते ल्यूबेक जा रहे हैं। मुझे अपने अवलोकनों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था, लेकिन मेरी भूवैज्ञानिक प्रवृत्ति मेरी समझदारी से ज्यादा मजबूत थी और चाचा लिडेनब्रोक ने मेरी चीखें सुन लीं। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने पूछा। देखिए, मैंने बलुआ पत्थरों और चूना पत्थरों की विविध श्रृंखला और स्लेट के पहले संकेत की ओर इशारा करते हुए कहा। कुआं, हम उस काल में हैं जब पहले पौधे और जानवर प्रकट हुए थे। क्या आप ऐसा सोचते हैं? ध्यान से देखो और जांच करो। मैंने प्रोफेसर से कहा कि वे अपना लैंप गैलरी की दीवारों पर घुमा दें। मुझे उम्मीद थी कि वे कुछ आश्चर्य के संकेत देंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और आगे बढ़ गए। क्या वह मुझे समझ पाया था या नहीं? क्या उसने एक चाचा और दार्शनिक के रूप में आत्म प्रेम के कारण ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसने पूर्वी सुरंग को चुनकर गलत रास्ता चुना था? या क्या वह इस मार्ग की अंतिम छोर तक जांच करने के लिए दृढ़ था? ये स्पष्ट था कि हम लावा पथ से निकल चुके थे और यह सड़क संभवतः स्नेफिल्स की विलुप्त भट्टी तक नहीं जा सकती थी। फिर भी मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं चट्टान में इस बदलाव पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं था? क्या मैं खुद गलत नहीं हो सकता? क्या हम वाकई ग्रेनाइट की नींव पर मौजूद चट्टान की परतों को पार कर रहे थे? मैंने सोचा, अगर मैं सही हूँ, तो मुझे जल्द ही आदिम जीवन के कुछ जीवाश्म अवशेष ढूंढने होंगे और फिर हमें सबूतों की तलाश करनी होगी। मैं तलाश करूंगा। मैं 100 कदम भी नहीं चला था कि निर्विवाद प्रमाण सामने आ गए। यह अन्यथा नहीं हो सकता था, क्योंकि सिलुरियन युग में समुद्र में कम से कम 1500 वनस्पति और पशु प्रजातियां थीं। मेरे पैर, जो कठोर लावा तल के आदी हो चुके थे, अचानक पौधों और सीपियों के मलबे से बनी धूल पर टिक गए। दीवारों में फ्यूकोइड्स और लाइकोपोडाइट्स के स्पष्ट निशान थे। मैंने सोचा कि प्रोफेसर लिडेनब्रोक गलत नहीं हो सकते, और फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली थीं। ये तो केवल अजेय हठ था। मैं अब और नहीं टिक सकता था। मैंने एक पूरी तरह से आकार का खोल उठाया, जो वुडलॉस से मिलता जुलता एक जानवर का था। फिर अपने चाचा के पास जाकर मैंने कहा, ये देखो। बहुत अच्छा, उसने धीरे से कहा, यह एक विलुप्त प्रजाति के क्रस्टेशियन का खोल है, जिसे ट्राइलोबाइट कहा जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या आप ये निष्कर्ष नहीं निकालते हैं? ठीक वही जो आप खुद निष्कर्ष निकालते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही निष्कर्ष निकालता हूँ। हम ग्रेनाइट और लावा को छोड़ चुके हैं। ये संभव है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में तब तक निश्चित नहीं हो सकता जब तक मैं इस गैलरी के बिल्कुल अंत तक नहीं पहुँच जाता। आपने जो किया वह सही है, मेरे चाचा, और मैं आपके दृढ़ संकल्प से पूरी तरह सहमत होता। यदि कोई खतरा हमें निकट से निकट नहीं ले जा रहा होता। कौन सा खतरा? पानी की कमी। ठीक है,
एक साल हम राशन पर रहेंगे।